Hello everyone, myself Dhanwar Chaudhary and I welcome you ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंसल क्लासेस ओडिशा। तो पिछले क्लास में हमने रेडिएशन में यहाँ तक पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन हमने डील किया था। आज अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली थी कि नेट हीट लॉस dH by dt, this is equal to sigma E A t की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4, इस रेट से हीट लॉस होगा। ओके, अब जब हीट लॉस होगा तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो यहीं से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ओके। तो अगर मैं, जैसे मान लो कोई बॉडी है, ओके, और इसका मास सपोज है मैं, और किसी भी टाइम पे टेम्परेचर T और इसकी एमिसिविटी एरिया A सब कुछ दे रखा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts, और अब आपसे पूछे कि किस रेट से इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, किस रेट से इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। सो किसी भी टाइम पे जब इसका टेम्परेचर T है तब किस रेट से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। तो एनर्जी निकल रही है dH by dt इक्वल टू सिग्मा E A, इसका टेम्परेचर की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4, दिस करेक्ट। तो अगर मैं dt को इधर ले आऊं तो दिस dH इज बेसिकली हीट रिलीज्ड इन टाइम dt टाइम में कितनी हीट रिलीज होगी, dH। तो dH इज दिस। अब ये जो dH हीट निकली उससे क्या हुआ, उससे हुआ कि इसका टेम्परेचर dt से कम हो गया, dt से कम हो गया। तो दिस dH हीट इज इक्वल टू ms dt, जैसा हम हमेशा करते हैं, इसका मान इसकी स्पेसिफिक हीट है ms dt, और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है सो dt विल बी नेगेटिव, सो दिस इज माइनस साइन। सो यहाँ पर dH हमने निकाला हुआ है सिग्मा E A t की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस ms dt। जाहिर सी बात है dH इज हीट लॉस इन dt सेकेंड, और dt सेकेंड में हीट लॉस हुआ dH, उससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर dt से कम होगा। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस इज dt। सो dH हीट बेसिकली क्या करेगी, जो निकली है वो इसका टेम्परेचर dt से कम कर देगी, देन dH इज इक्वल टू माइनस ms dt। सो यहाँ से मुझे मिला माइनस dt बाय dt इज इक्वल टू सिग्मा E A बाई ms इंटू टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। दिस इज एग्जैक्ट रिलेशन, और ये प्योर रिलेशन है, इसमें कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। माइनस डी टी बाई डी टी, माइनस साइन यही शो कर रहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। सो हम इधर ये सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, टी ज़्यादा है तभी टेम्परेचर कम होगा, अगर टी कम है टी एस ज़्यादा है तो ये टर्म इधर आ जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये बेसिकली दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, दिस इज रेट। बट न्यूटन को बड़ा मजा आता था अप्रोक्सीमेशन में, मतलब हो सकता है उसका अप्रोक्सीमेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, मतलब टी इनिशियल से टी फाइनल तक, तो आपको टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंड विच इज़ वेरी टफ। एक नॉर्मल स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, नॉर्मल टीचर के बस की बात नहीं है,
मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर न्यूटन ने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया कि इफ difference in temperature of body and surrounding is very less अगर हम डिफरेंस है, जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री तो बॉडी का 25 से 10% या फिर 25 से 30, 35, 40, 50, 60 तक ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 100 केल्विन है या 300 केल्विन है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर 330, 340, 350 जैसा भी हो। तो अगर बहुत कम है तो आप यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ई ए बाई एम एस। ओके, और यहाँ से आप टी की पावर 4 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं, टी की पावर सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जैसे हमने अभी बात किया कि इफ डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग इज वेरी लेस देन वी कैन यूज न्यूटन्स अप्रोक्सीमेशन। अब न्यूटन ने अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया, उसने कहा डिफरेंस बहुत कम है। इसका मतलब कि आपका जो ये टेम्परेचर है टी, जो बॉडी का टेम्परेचर है, टी जो है वो सराउंडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा, इट मीन्स टी इज इक्वल टू टी सराउंडिंग प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी इज डिफरेंस बिटवीन टी माइनस टी सराउंडिंग, सो डेल्टा टी इज वेरी लेस, दिस इज वेरी लेस। ओके, सो उसको अगर यहाँ पर देखें हम, देन माइनस डी टी बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए बाई एम एस इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। नाउ पूरी ऊपर की इक्वेशन से हम टी सराउंडिंग की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी सराउंड की पावर 4 माइनस टी माइनस 1। ओके, सो ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा ई ए टी सराउंडिंग की पावर 4 अपॉन एम एस इंटू, क्योंकि डेल्टा टी बहुत कम है और हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। ओके, तो डेल्टा टी बहुत कम है, दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी एस, क्योंकि पावर यहाँ पे 4 है, एंड माइनस 1। minus 1 plus 1 cancelled out, and we got this is that minus dt by dt will be equal to 4 sigma e a, और ये टी एस से टी एस कैंसिल हो जाएगा, टी सराउंडिंग का क्यूब अपॉन एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी सराउंडिंग। सो ये इक्वेशन लगाई न्यूटन ने अप्रोक्सीमेशन से, और ये इक्वेशन काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, तो अब यहाँ पर देखें हम, तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग, दिस इज समथिंग कांस्टेंट के, इसको अगर, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। न्यूटन से अप्रोक्सीमेशन आप तभी लगा सकते हैं जब
ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट। सो माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब के इंटू टी माइनस टी सराउंडिंग। तो ये इसका यूज़ करके आप किसी भी बॉडी का किसी भी टाइम पे टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कोई एक बॉडी है और के कांस्टेंट है। के किस पे डिपेंड करेगा? के मास पे, स्पेसिफिक हीट पे, इमिसिविटी, एरिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर। बट एक जनरल एग्जांपल के लिए के क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके। सो जैसे मान लो बॉडी है, इसका कुछ टी इनिशियल टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है विच इज़ कांस्टेंट, और टी इनिशियल इज लार्जर देन टी सराउंडिंग। तो बॉडी अब कूल डाउन होगी, और कूल डाउन होगी, फाइनली इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सराउंडिंग के इक्वल। अब पूछा है कि किसी भी टाइम टी पे इसका टेम्परेचर कितना है। तो हम किसी भी टाइम टी पे टेम्परेचर टी मान लेते हैं, तो वहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी हमारी माइनस, क्योंकि ये कूल हो रही है, तो माइनस डी टी बाई डी टी विल बी इक्वल टू के टी, इसका टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस, और इसको अब हम क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी एस विल बी इक्वल टू के डी टी, एंड इंटीग्रेट बोथ साइड, माइनस को भी इधर ले आए आप। सो इधर इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा हमारा ln, तो ln t माइनस टी एस, और लिमिट लग जाएगी t जब 0 था तो इनिशियल टेम्परेचर t आई, और किसी टाइम t पे टेम्परेचर इज t। सो t आई से लेके t तक विल बी इक्वल टू माइनस के टी। So ln t minus ts upon t initial minus ts will be equal to minus kt, और यहाँ से और हमें मिल जाएगा कि t माइनस टी t इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इंटू ई की पावर माइनस के टी, कितना होगा? t सराउंडिंग प्लस माइनस टी सराउंडिंग इंटू ई की पावर माइनस के टी। अब आप अगर इसमें t को 0 पुट करते हैं तो टेम्परेचर हो जाएगा टी आई, और आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और e की पावर माइनस के टी की टर्म में ये डिक्रीज करेगा। अब अगर आप t को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी 0, तो टेम्परेचर हो जाएगा टी एस के इक्वल। सो इसका कर्व कुछ इनिशियल टेम्परेचर टी आई, और t इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? t सराउंडिंग के बराबर। तो ये t सराउंडिंग वाली लाइन इधर टाइम, तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। इन्फिनिटी पे जाके इसका टेम्परेचर हो जाएगा t सराउंडिंग के इक्वल। ये न्यूटन्स, आप इसको अच्छे पे एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए, आप देखें इसको, body at temperature 40 degrees centigrade kept at surrounding of constant temperature 20 degrees centigrade. It is observed that temperature falls to 35 degree in 10 minutes, and find how much more time it will take for the body to attain a temperature of 30 degree. Okay. सो ये बात भी आप कंफर्म कर लें कि पहले 40 डिग्री 40 से 35 आने में 10 मिनट लगा है, तो 35 से 30 आने में टाइम 10 से ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि कर्व धीरे धीरे फ्लैट होता जाता है तो टाइम ज़्यादा लेता है। तो अब आप इसको देखें कैसे सॉल्व किया है यहाँ पे। अब यहाँ पर इसने समथिंग ये इक्वेशन यूज़ की है, और ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये इक्वेशन हमने अभी देखी थी। आप देखिए ये t माइनस टी सराउंडिंग
इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग ई की पावर माइनस के टी। तो आप ये इक्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इनिशियल ई की पावर माइनस के टी। तो टी माइनस टी सराउंडिंग, तो 35 हुआ फाइनल, माइनस टी सराउंडिंग इज 20। एक देखिए ये लिखी हुई है इक्वेशन, टी इक्वल टू टी सराउंडिंग प्लस टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग ई की पावर माइनस के टी, इसी को सॉल्व कर रहा है ये, ठीक है ना। तो टी फाइनल टेम्परेचर कितना है आपका 35 डिग्री, तो 35 टी एस इधर आ गया विच इज़ 20 विल बी इक्वल टू टी इनिशियल इज 40 माइनस 20 इंटू ई की पावर माइनस के इंटू टी है 10 मिनट। ओके, तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल जाती है ई की पावर माइनस 10 के इज 3/4। तो के की वैल्यू मिल जाती है ln 4/3/10। अब नेक्स्ट इंटरवल में फाइनल टी हो जाएगा 30 सराउंडिंग का 20 है इक्वल टू टी इनिशियल इज, अब टी इनिशियल 35 है क्योंकि 35 से 30 आ रहा है, सराउंडिंग इज 20। ओके, और ए की पावर माइनस के टी। अब यहाँ पर मुझे ये टी फाइंड करना है, तो यहाँ पर ई की पावर माइनस के टी इज 2/3, और मैं अगर के की वैल्यू ये पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे फाइनली टी ये मिलता है। अब ये अप्रॉक्सीमेशन के बाद एक अच्छी सी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है कि आपका डेल्टा टी काफ़ी कम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर यही दिक्कत करता है कि ln3 की वैल्यू याद हो, ln2 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, फिर माइनस करो, डिवाइड करो, फिर ये आपको आंसर मिलेगा विच इज़ 14.096। ओके, तो इतना करने से अच्छा है इसके बाद भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बाद एक अप्रोक्सीमेशन मेथड और यूज़ करें। दिस इज approximation method। और इस मेथड में कैसे करते हैं, तो इसमें हम ये मान लेते हैं जैसे अगर ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे दिख रहा है, और अगर ये टाइम बहुत कम है या फिर टेम्परेचर गैप जो ये बहुत कम है, तो स्ट्रेट लाइन क्या मान सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर एवरेज यूज करता हूँ, कैसे, माइनस dt/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, और उसके बाद अंदर आया था हमारा t माइनस टी सराउंडिंग, तो उससे तो आपकी ई की इक्वेशन बनेगी, ln में टर्म आएंगे, सब इंटीग्रेट करोगे तो इसकी बजाय आप स्ट्रेट लाइन सा मान लें इसको कि जो t है उसको आप एवरेज ले लें, t एवरेज माइनस टी सराउंडिंग, और टी एवरेज कितना हो जाएगा, टी एवरेज हो जाएगा किसी बॉडी का टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाय 2। तो इस करके आप और ज़्यादा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये इधर पूरा ये कांस्टेंट टर्म आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं, तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसको अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए, अभी जो हमने देखा, थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करें, बैक करें और फिर से एक बार देख लें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे यहाँ पहुँचेंगे हम। तो देखिए, आप अप्रोक्सीमेशन लगाएं कि माइनस dt/dt इज इक्वल टू के टी एवरेज, तो
टी एवरेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे इनिशियली अगर देखें हम तो टी एवरेज कितना, इनिशियल टेम्परेचर इज 40 एंड देन 35, तो 40 + 35/2 तो 75/2, so 75/2 minus T surrounding is 20, so this is 35/2 into K. ओके, तो ये अब देखो यहाँ पे माइनस डी टी मतलब टेम्परेचर में चेंज कितना आया, फाइनल टेम्परेचर इज 35, इनिशियल टेम्परेचर इज 40, सो टेम्परेचर में चेंज आया आपका 5 का डिवाइडेड बाय डी टी, टाइम में कितना चेंज आया तो उसने कहा 10 मिनट लिए, सो इक्वल टू 35/2 के। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाती है k इज -1/35। अब आप दूसरे वाले में यूज़ करें कि दूसरा इसमें क्या बोला है कि जब 35 से 30 तक आएगा तो कितना टाइम लेगा, तो दूसरे वाले में यूज़ कर लेते हैं हम -dt/dt इक्वल टू k की वैल्यू -1/35 और टी एवरेज, तो टी एवरेज 35 आने में टी एवरेज कितना होगा 65/2 माइनस टी सराउंडिंग इज 20, तो ये हो गया आपका 65 - 40 इज 25/2, तो 25/2 इंटू 35 और माइनस डी टी, तो अब टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है 35 से 30 यानी 5 और टाइम में चेंज इज टी, ये मुझे निकालना है। देख सकते हैं आप 5 और टी आएगा 70/5 यानी कि लगभग 40 मिनट्स। तो पहले वाले में आपके एग्जैक्ट आ रहा था 14.096, लेकिन अब इसमें कुछ एवरेज लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, जैसे 15.072 ऐसा एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर ये 15 बता देगा आपको या 16 बता देगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है, इसको यूज़ करके भी आप आराम से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये जो अभी हमने एक एग्जांपल किया है और जो समझा है इसको बार बार समझें, क्योंकि एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक और बच गया है हमारा। सो नेक्स्ट दिस इज फाइनल टॉपिक of heat transfer and which is Wien displacement law. Okay, so इसमें क्या है, from the energy distribution curve of black body radiation the following conclusion can be drawn. अब क्या होता है कि जब कोई भी ब्लैक बॉडी या नॉर्मल बॉडी भी, उसमें जब हीट रेडिएट होती है तो सारी फ्रीक्वेंसी निकलती है उसमें से, सारी वेवलेंथ उसमें निकलती है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे 400 जूल की एनर्जी उससे रेडिएट हुई तो 400 जूल एनर्जी सिर्फ एक ही वेवलेंथ लेके चलेगी, नहीं, उसमें हर तरह की वेवलेंथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाएगी। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो कैसा कर्व बनता है टोटल एनर्जी का, नहीं, ई लैम्डा। अब व्हाट इज ई लैम्डा, चलिए एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम। द एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। अलग अलग टेम्परेचर पे बॉडी के एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो अलग अलग होगा, और एनर्जी एमिटेड वो भी अलग अलग होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ्स द एनर्जी एमिटेड इज वेरी स्मॉल। तो ई लैम्डा इज बेसिकली डी ई बाय डी लैम्डा, मतलब एक शॉर्ट
वेवलेंथ में चेंज डी लैम्डा पे कितनी एनर्जी निकल रही है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो टोटल एनर्जी निकल रही ई, अब उसमें तो सारे वेवलेंथ निकल रहे हैं ना, ठीक है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम ये कोई वेवलेंथ है से लेके 4000.00002 एंगस्ट्रॉम, ये एक रेंज है ना वेवलेंथ की, इसके अंदर भी इनफाइनाइट वेवलेंथ्स है। और इतनी वेवलेंथ्स कितनी एनर्जी लेके जा रही है, सपोज 1 या फिर सपोज 10 जूल। तो यहाँ पर टी ई बाई डी लैम्डा इज दिस, इतना चेंज आ रहा है। तो एनर्जी में कितना चेंज आया, 10 जूल। तो 10 जूल अपॉन दिस 0.0 वॉट एवर इट इज राइट, दिस वन। सो इसको कहते हैं डी बाई डी लैम्डा, मतलब एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट वेवलेंथ, है ना। और दिस इज नॉन एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डी लैम्डा, या फिर इसको ऐसे डिनोट किया जाता है ई एट लैम्डा, ठीक है। सो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का ग्राफ लैम्डा के साथ कुछ ऐसा बनता है, ई लैम्डा मतलब डी बाई डी लैम्डा, और इधर लैम्डा के साथ किस ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा कि कोई भी बॉडी हो उसका। तो इस ग्राफ को हमें समझना है, ठीक है। तो पहली बात तो इस ग्राफ का टोटल एरिया आपको क्या देगा, तो y पर है डी बाई डी लैम्डा और x पर है लैम्डा। इसका अगर आप टोटल एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो y डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, y इज डी बाई डी लैम्डा और इंटू डी एक्स, तो x में यहाँ पर लैम्डा है तो डी लैम्डा का इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ डी, मतलब टोटल एनर्जी। तो इसका एरिया आपको क्या देगा, एरिया ऑफ दिस कर्व इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी टेम्परेचर टी पे ऐसा कर्व बना, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऐसा कर्व बनेगा, नहीं, अलग कर्व बनेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम उसी पैराग्राफ में पढ़ रहे थे। द हायर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी हायर इज द एरिया अंडर द कर्व। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमिसिव पावर बढ़ेगी, तो इसका एरिया बढ़ेगा, एमिसिव पावर बढ़ेगी मतलब एमिसिव एनर्जी रेडिएटेड बढ़ेगी, तो इसका एरिया बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं 1000 केल्विन, फिर 1500 केल्विन, फिर 2000 केल्विन, तो ये ऐसे ऐसे एरिया बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये, फॉर ए गिवन टेम्परेचर देयर इज ए पर्टिकुलर वेवलेंथ फॉर विच एनर्जी एमिटेड या फिर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज मैक्सिमम। अब कोई एक वेवलेंथ ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगी, ठीक है, उसको कहेंगे लैम्डा एम। मतलब ये कि जैसे इधर लैम्डा का है तो इस टेम्परेचर टी पे ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा, दिस लैम्डा इज लैम्डा मैक्सिमम। इसका मतलब ये नहीं कि ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, नहीं, इसका मतलब है कि ये वाली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करके जा रही है। इसकी देखो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज़्यादा है, तो इसके आजू बाजू अगर आप एरिया लेंगे तो ये एरिया, बाकी वाले अगर मैं यहाँ पर आजू बाजू का एरिया लूँ तो उससे ज़्यादा होगा, ओके। और ये लैम्डा एम और टी में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है उसी पैराग्राफ में देखते हैं। क्या रिलेशन होता है, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे लैम्डा एम मतलब वो वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही है कम होती जाती है। तो आप देखिए इस कर्व से कि
लैम्डा m1, लैम्डा m2, लैम्डा m3। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया था 1000 था 1500 फिर 2000 कर दिया तो लैम्डा m उसका क्या होता गया, कम होता गया। ठीक है, तो लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू पी विच इज वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट और वैल्यू आपको दे रखी है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। तो ये भी आप याद रखें। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये रहा क्वेश्चन, सोलर रेडिएशन इज फाइंड टू हैव इंटेंसिटी मैक्सिमम नियर द वेवलेंथ रेंज 470। तो लैम्डा मैक्सिमम मिल गया 470, मतलब इस वेवलेंथ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल रही है। अज्यूमिंग सरफेस ऑफ सन टू बी परफेक्टली अब्जॉर्बिंग, A1 दे रखा है, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सोलर सरफेस। तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू बी, टी इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, तो यहाँ से मिल गया 6000 केल्विन। इट्स वेरी इजी। ओके, शायद एक आधा और क्वेश्चन हो वो भी देख लेते हैं। दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। A hot black body emit the energy at the rate 16 जूल मीटर स्क्वायर पर। तो ये एमिसिव पावर दे रखी है। इट्स मोस्ट इंटेंस रेडिएशन करस्पॉन्ड 20,000 एंगस्ट्रॉम। When body of temperature of this body is further increased and its most intense radius correspond to 10,000 एंगस्ट्रॉम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा m घटेगा। Then find the value of energy radiated in joule, कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा m बिकम्स हाफ। लैम्डा m हाफ हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने बोल दिया है हॉट ब्लैक बॉडी तो है एमिसिविटी 1 है, तो टेम्परेचर आप डबल कर रहे हो तो एनर्जी तो आप जानते हैं टेम्परेचर की पावर 4 में एमिट होती है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4। तो ये 16 टाइम्स उसकी इंक्रीज हो जाएगी। पहले 16 थी, अब 16 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो 256 जूल। ओके, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर हीट ट्रांसफ़र। आई होप यू एंजॉयड। तो अब आप इसकी सीट कंप्लीट लगा लें हीट ट्रांसफ़र तक की। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।